नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। 17 सितंबर एक तारीख जिस पे कब्जे की साजिश रची जा रही है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 तस्वीरें देखिए जिनका रिश्ता 17 सितंबर से है। पहला 17 सितंबर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती जो सबसे पहले 17 सितंबर को मनाई जाती थी। उसके बाद शुरू हुई विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर को इनका नया जन्मदिन पड़ता है और 17 सितंबर को ही अब सरकार एक नई योजना लाई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यह योजना 17 तारीख को लॉन्च कर दी गई। इसके तहत तमाम ऐसे कामगार जो छोटे मोटे शिल्पकार हैं, अपनी हस्तकला के जरिए कुछ बनाते थे, उनको उनके पारंपरिक रोजगारों से जोड़ने के लिए सरकार पहले सीखने के लिए 15,000 रुपए का अनुदान देगी, फिर सस्ती दरों पर 3 लाख रुपए का लोन देगी, जिसे उनसे वापस भी लेगी। लेकिन इस योजना के जरिए जो काम ये सरकार करना चाहती है, ऐसा ही कुछ 1952 में श्री राजगोपालचारी की सरकार ने मद्रास में करने की कोशिश की थी और इतनी बड़ी असफलता थी वो कि जब ये योजना राजगोपालचारी लाए तो इसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ। यहां तक कि उनके ही पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा ये दलित पिछड़ों के बच्चों को रोजगार देने से रोकने की एक साजिश है, उन्हें नई दुनिया से जोड़ने की बजाय पुराने जातिगत ढांचे में ढालने की एक साजिश है। और इस विरोध का जब सामना राजगोपालचारी नहीं कर पाए अपनी अड़ियल रवैये की वजह से, बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा दी थी। जब अगले मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज बने कुछ चंद हफ्तों के बाद ही, तो बाकायदा उन्होंने इस योजना को वापस ले लिया था। विपक्ष के जागरूक नेता इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं लौटनराम निषाद जी, इन्होंने कुछ कहा है, आप सुनिए। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च देश के प्रधानमंत्री किए हैं और मैं बता दूं इसके पीछे बहुत बड़ा आरएसएस का राज छुपा हुआ है कि वह पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो सामाजिक न्याय के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने तमिलनाडु में अपने आंदोलन की बदौलत पहला संविधान संशोधन 1951 में करा करके संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के साथ साथ अनुसूची 9 में जो है ओबीसी आरक्षण को जोड़वाने का आंदोलन चलाए और पेरियार के भूमिका को उत्तर भारत में न फैले उसको दबाने के लिए पहले आरएसएस के लोगों ने जो है विश्वकर्मा जयंती का प्रचार प्रसार किया। हम जानना चाहते हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ जो अंग्रेजी तिथि है 17 सितंबर से जो है विश्वकर्मा जयंती का क्या संबंध है। और यही देश के प्रधानमंत्री 2016 तक अपनी जयंती जो है 29 अगस्त को मनाते थे, लेकिन 2017 से जो है कि यह 17 सितंबर को अपनी जयंती मनाने लगे। इसमें पूरी तरह से आरएसएस जो है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का फैलाव जो है उत्तर भारत में न हो, इसलिए उसको दबाने के लिए, गौर करने के लिए यह आरएसएस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो कुछ लौटनराम निषाद जी कह रहे हैं, इससे ही जुड़े हुए तमाम सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर विश्वकर्मा जी के नाम पर ही ये योजना क्यों, विश्वकर्मा लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ये पिछड़ों को बांटने की साजिश है? क्या ये दलित पिछड़ों को वापस इस जातीय गंदी मानसिकता के अनुसार ढालने की साजिश है? इस देश को पीछे तो नहीं ढकेला जा रहा। एक युवा नेता है सौरभ विश्वकर्मा, इस योजना के बारे में कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यह एक बहुत ही बड़ी साजिश है। जिस तरीके से पूरे देश में विश्वकर्मा और तमाम लोहार कोहार प्रजापति नाई बिंद मोची चमार पासी ढोम ढड़िकार के लड़के को उनके फिर वैसे ही काल अवधि में ले जाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं कि वो अपने केवल जो जातिगत कामों में उलझे रहें, उसी में पड़े रहें। वो आगे देश के विकास में, देश के उन्नति में जो आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट सर्जन चिकित्सक इंजीनियर विदेशों में नाम, आज जो भारत के तमाम चंद्रयान और मंगल ग्रह प्रक्षेपित हो रहे हैं उसमें ये न शामिल हो पाए, ये उनके लिए तथाकथित पूरी तरीके से बीजेपी षड्यंत्र करके ये योजना ला रही है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको सतर्क करना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, मेरे वर्ग के साथियों। मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि ये लोग केवल बरगलाने का, आपको झूठ फरेब के जाल में फंसाने का काम करेंगे मेरे नौजवान साथियों। इसलिए खबरदार हो जाइए इन फरेबियों से, झूठे मक्कारों से। बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनको तो ये करनी चाहिए कि उनके लिए छात्रवृत्ति, IIM, IIT और ऐसे तमाम जो संस्थाएं उन पे आरक्षण, उनकी पद्धति को लागू करके उनके बच्चों को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन इस पे ये काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खबरदार हो जाओ मेरे नौजवान साथियों। सोचो समझो, विवेक लगाओ कि ये किस व्यवस्था में तुमको ले जाना चाहते हैं। ये तुमको गद्दी पे नहीं बैठने देना चाहते हैं, ये तुमको शासन नहीं करने देना चाहते हैं, ये तुम्हारे हाथ में कलम नहीं देखना चाहते हैं। सौरभ ही नहीं, एक और सवाल खड़ा होता है। जब इंजीनियर्स डे बाकायदा 15 सितंबर को घोषित किया जा चुका है, तो ये जो काम है अगर इनको टेक्निकल तरीके से किया जाए, इनके लिए जो मशीनें आएंगी वो बाकायदा इंजीनियर्स की कैटेगरी में आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 15 सितंबर को जो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, वही इंजीनियर्स चाइना में सिलाई मशीन बनाते हैं। उसी सिलाई मशीन से हमारे यहां सिलाई करने वाला या कह लीजिए कोई दर्जी ये काम करेगा जो सरकार करवाना चाहती है अपने अनुदान के जरिए। जब वो ये काम कर रहा होगा तो सिलाई मशीन खरीदने बाजार जाएगा। वो सिलाई मशीन पूरी दुनिया में चीन अकेले 70% निर्यात करता है। इसका मतलब है कि चीन अपने मैन पावर का कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो एक नजीर है, उससे सीखना चाहिए, न कि पुराने जातिगत ढांचे में पुराने दकियानूसी विचारों के तहत इस तरीके की योजनाएं लाई जाएं जिससे तमाम पिछड़ों के बच्चे शिक्षा से, व्यवस्था से और नई दुनिया से वंचित रह जाएं। ये एक साजिश सी नजर आती है, हमें नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता हैं, युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं मनोज यादव, कुछ कह रहे हैं इस योजना के बारे में और सरकार की नीयत के बारे में। गौर से सुनिए। सरकार इन जातियों को फिर से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मनुवादी व्यवस्था में ले जाना चाहती है। वो ये चाहती है कि विश्वकर्मा का लड़का लकड़ी छीले, कुम्हार का लड़का मिट्टी गढ़े, मिट्टी गूथे, अहिर का लड़का गोबर उठाए, दूध दुहे और तमाम ऐसी जातियों, केवट का लड़का मछली मारे। क्यों नहीं इनको आगे ले जाने के लिए सोचते? जब आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, तो हम इनको पीछे क्यों ढकेल रहे हैं? इनके देवी देवताओं के नाम पर इस तरह की जो भी योजना आ रही है, वो एक ही लक्ष्य है कि कैसे इनको वर्ण व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ले जा करके इनको विकास की मुख्य धारा से अलग कर करके कैसे इनको परंपरागत कामों में बांटा जाए। अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये एक साजिश तो नहीं है कि पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों को उत्तर भारत में दबा दिया जाए? मैं ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं? इसलिए कि तमाम हिंदू धर्म के त्योहार हमेशा शक संवत के आधार पर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार तय किए जाते हैं कि कब पड़ेंगे, लेकिन नए वाले कैलेंडर के अनुसार उनका कोई निर्धारण नहीं है। ऐसे में 17 सितंबर को ही हर बार विश्वकर्मा जयंती क्यों पड़ती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2-2 जन्मदिन कैसे हो गए? हम आते हैं पेरियार साहब पर, इसलिए कि पेरियार साहब के कुछ ऐसे विचार थे जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज को उस जगह पहुंचा सकते थे कि वो अपना हक मांगते। या एक और वजह हो सकती है, आज के सांप्रदायिक दौर में जब धर्म बेचकर कोई सत्ता में बैठा है, तब पेरियार साहब की कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही थी। उन्होंने ईश्वर से 15 सवाल सीधे सीधे पूछ लिए थे। उसमें से कुछ सवाल आपको बताता हूं। पेरियार साहब पूछते हैं ईश्वर से कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट क्यों नहीं होते? उन पूछते हैं कि क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? पेरियार साहब पूछते हैं कि क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि हर रोज हो रहे बलात्कारों को रोक नहीं पाते हो? ऐसे ही तकरीबन 15 सवाल
पेरियार साहब ने डायरेक्ट ईश्वर से पूछा। शायद ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि पेरियार साहब जैसे लोग जब उत्तर भारत में चर्चित हो जाएंगे, वो व्यक्ति जो द्रविड़ियन आंदोलन के जरिए तमाम दलित पिछड़ों को उनके हक अधिकार के बारे में जागरूक करके जा चुका है, जिसका लिखा गया अगर तमाम उत्तर भारतीय पढ़ लेंगे तो वो इस तरीके की अंधभक्ति में नहीं उलझेंगे, धर्म की राजनीति से दूर अपने हक और अधिकार की राजनीति पर ध्यान देंगे। इसलिए पेरियार साहब को दबाने की ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसी ही तमाम तार्किक और वैज्ञानिक बातों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।